हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस जोन। मैं हूं सोनू कुमार। आपके लिए लेकर के आया हूं संपूर्ण बिहार का मैप, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार का भौगोलिक परिचय। आज हम बात करेंगे बिहार के भौगोलिक परिचय की। यदि हम बिहार के अवस्थिति की बात करें तो बिहार 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है, और 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक विस्तार है इसका। यदि हम इसके लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और जबकि पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। यदि अब हम बिहार की स्थापना की बात करें तो बिहार के स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। उस दिन बिहार के स्थापना दिवस एवं बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार व उड़ीसा अलग बनकर एक अलग राज्य बना, और 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग हो गया, या कहें कि उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बना। और यदि अब हम बात करें बिहार के क्षेत्रफल की, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल प्रतिशत की बात करें तो पूरे बिहार का 2.86% बिहार में इसका क्षेत्रफल है। और यदि हम समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो वह 173 फीट ऊंचा है, और समुद्र तट से दूरी की बात करें तो वह 200 किलोमीटर पे दूरी पे है। और अब हम बात करेंगे बिहार विशेष की, पश्चिमी चंपारण जिला की। तो यहाँ जो है सबसे बड़ा जिला, पूरे बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण जिला है, और पश्चिमी चंपारण जिला में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब जनजाति एसटी जो है पूरे बिहार का 6.4% पश्चिमी चंपारण में है, जो कि सर्वाधिक है। और अब यदि हम बात करें गोपालगंज जिला की, तो गोपालगंज जिला जो है सर्वाधिक लिंगानुपात पूरे बिहार में गोपालगंज जिला का ही है, सर्वाधिक लिंगानुपात जो कि 10:21 है, आप इसे याद रखेंगे। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, अधिकतम अनुसूचित जनजाति एसटी जो है यानी शेड्यूल्ड ट्राइब है वो है पश्चिमी चंपारण में, वहीं उसके जस्ट नीचे जो है गोपालगंज, वहाँ न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला भी जिला गोपालगंज है, आप इसे भी याद रखेंगे। और अब हम बात करेंगे कैमूर जिला की। तो कैमूर जिला का न्यूनतम जनघनत्व, पूरे बिहार में न्यूनतम जनघनत्व जो है वह कैमूर जिला का है, आप इसको याद रखेंगे, 488 है। और अब हम बात करेंगे रोहतास जिला की। तो सर्वाधिक साक्षरता पूरे बिहार में रोहतास जिला की है, जो कि 73.4% है, आप इसे याद रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे साक्षर जिला कौन सा है तो वह रोहतास है। और उसके बाद रोहतास के बाद आता है पटना का नंबर, पटना के बाद भोजपुर का नंबर आता है साक्षरता के हिसाब से। और यदि हम बात करें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की तो अभी गोपालगंज का ही होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, रोहतास का ही होगा। और सर्वाधिक महिला साक्षरता की तो अभी रोहतास का ही है। और अब हम बात करते हैं औरंगाबाद जिला की। तो यहाँ सबसे कम वर्षा औरंगाबाद जिला में होती है, आप इसे याद रखेंगे, सबसे कम जिला पूरे बिहार में औरंगाबाद में होता है। और अब हम बात करेंगे गया जिला की। तो गया सबसे कम तापमान गया जिला का है, सबसे कम तापमान गया जिला का, सर्वाधिक तापमान भी गया जिला का ही है, सर्वाधिक एवं सबसे कम तापमान जो है वह गया जिला का ही है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल्ड कास्ट एससी जो है वो गया जिला में है, जबकि सर्वाधिक एसटी जो कि है पश्चिमी चंपारण में है, आप इसे याद रखेंगे। और अब हम बात करेंगे पटना जिला की। तो सर्वाधिक जनसंख्या पटना जिला का है, सर्वाधिक जनसंख्या पूरे बिहार में पटना जिला का है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण सेकेंड नंबर पे है, और थर्ड नंबर पे मुजफ्फरपुर है। फर्स्ट नंबर पे पटना जनसंख्या के मामले में, सेकेंड पे पूर्वी चंपारण, थर्ड पे मुजफ्फरपुर। और यदि हम बात करें सर्वाधिक नगरीय की तो सर्वाधिक नगरीकरण जो है वह पटना में ही है, पटना जिला में है, 43.1% है, आप इसे भी याद रखेंगे। और अब हम बात करेंगे शेखपुरा जिला की। तो शेखपुरा जिला जो है सबसे कम जनसंख्या पूरे बिहार में शेखपुरा जिला का है, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिला का है। उसके बाद सेकेंड नंबर में शिवहर का है सबसे कम में, और थर्ड में अरवल का है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। और अब हम बात करते हैं मुंगेर जिला की।
तो मुंगेर जिला न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर जिला का है, न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर जिला का है, आप इसे याद रखेंगे। और अब हम बात करेंगे पूर्णिया जिला की। तो पूर्णिया जिला जो है सबसे कम साक्षरता पूरे बिहार में पूर्णिया जिला का है, आप इसे याद रखेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम साक्षरता तो पूर्णिया जिला, और पूछ ले सर्वाधिक साक्षरता तो याद रखेंगे रोहतास जिला। और उसके बाद न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ होगा, तो अभी पूर्णिया में ही होगा। जहाँ सबसे ज़्यादा साक्षरता होगा वहाँ पे पुरुष और महिला भी ज़्यादा साक्षर होंगे, और सबसे कम जहाँ साक्षरता होगा वहाँ पे पुरुष जो है पूर्णिया में सबसे कम साक्षर हैं, मात्र 59.4% हैं। और अब हम बात करेंगे किशनगंज जिला की। किशनगंज जिला सर्वाधिक वर्षा जो है किशनगंज जिला में होता है, जो कि 112 सेंटीमीटर है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जो है यानी SC शेड्यूल्ड कास्ट जो है वह किशनगंज जिला में है। सर्वाधिक शेड्यूल्ड कास्ट कहाँ है, तो वह गया जिला में है, आप इसे याद रखेंगे। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला की यदि हम बात करें तो वह मधेपुरा हो जाएगा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा हो जाएगा। और न्यूनतम महिला साक्षरता की यदि हम बात करेंगे, न्यूनतम पुरुष साक्षरता है पूर्णिया जिला में, जबकि न्यूनतम महिला साक्षरता है सहरसा जिला को, आप इसे सहरसा जिला की आप इसे याद रखेंगे। और अब हम यदि बात करेंगे शिवहर जिला की, जो कि बिहार की सबसे छोटी जिला कौन सी है, शिवहर जिला सबसे छोटा शिवहर जिला है, जो कि मात्र 444 वर्ग किलोमीटर का है। सर्वाधिक जनघनत्व जो है यह शिवहर जिला का है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जनघनत्व कौन सा जिला का है, तो शिवहर जिला का है। और न्यूनतम जनघनत्व यदि पूछ ले तो वह कैमूर जिला का है, आप इसे याद रखेंगे। अब हम चलते हैं अगले मैप में। तो अगला मैप है बिहार का राजनीतिक परिचय के बारे में। तो यदि हम बिहार के राजनीतिक परिचय की बात करें तो बिहार की जनसंख्या 10,40,99,412 है 2011 के जनगणना के अनुसार। और यदि हम बात करें जनसंख्या प्रतिशत पूरे देश का, तो यहाँ 8.6% जो है जनसंख्या यहाँ निवास करती है। और यदि हम बात करेंगे देश में स्थान जनसंख्या के मामले में, तो थर्ड है, पहला है महाराष्ट्र का, दूसरा है उत्तर प्रदेश का, और तीसरा है बिहार का, आप इसे याद रखेंगे। और अब हम यदि बात करेंगे लिंगानुपात की, जो कि बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट है, तो यह 918 है। बिहार का लिंगानुपात 918 है, 918 है, इसे आप याद रखेंगे। और शिशु लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो 935 है। बिहार में शिशु लिंगानुपात 935 है। दशकीय वृद्धि दर 25.4% है, मतलब प्रत्येक 10 वर्ष में बिहार की जनसंख्या 25.4% बढ़ जाती है, आप इसे याद रखेंगे। अगला अब हम बात करेंगे जनघनत्व का। तो बिहार का जनघनत्व जो है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है बिहार का ही, जो कि 1106 है, आप इसे याद रखेंगे। पूरे इंडिया में टॉप है जनघनत्व के मामले में बिहार। और देश में स्थान यदि हम करें जनसंख्या के मामले में, तो वह क्या है, जनसंख्या घनत्व के मामले में तो वह प्रथम है, आप इसे याद रखेंगे। अब चलते हैं साक्षरता दर की यदि हम बात कर लें, तो साक्षरता दर बिहार का 61.8% है, जो कि न्यूनतम है। प्रथम केरल का है, और न्यूनतम जो है वो अपने बिहार का है। बिहार अपने नीचे से फर्स्ट है और केरल ऊपर से फर्स्ट है। और यदि हम पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो बिहार में पुरुष साक्षरता 71.2% है, और महिला साक्षरता मात्र 51.5% है, तो आप इसे याद रखेंगे। और यदि हम बात करें अब लोकसभा सीट की, तो बिहार में लोकसभा का सीट 40 है, बिहार में लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा का 16 है, विधानसभा का 243 है, और विधान परिषद का 75 है, आप इसे याद रखेंगे। यहाँ का जो सदन है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था यहाँ है, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा एवं विधान परिषद है। अगला यदि हम बात करेंगे प्रमंडल की, तो प्रमंडल यहाँ बिहार में टोटल 9 है। और जिला की बात करें तो टोटल 38 जिला है। सबसे नया जिला यदि पूछ ले तो वह अरवल जिला है, आप इसे याद रखेंगे। और अनुमंडल 101 है, और प्रखंड 534 है, और ग्राम पंचायत 8337 है। और बाढ़ की हम बात करें, बाढ़ जो है शासन की न्यूनतम इकाई है। अब चलते हैं हम लोग अगले मैप पे, और बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य की अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम चंपारण का। पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बिहार का। और उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ है, पश्चिम चंपारण में है, आप इसे याद रखेंगे। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है, जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम बात करेंगे वैशाली की, तो वैशाली में बरैला सलीम अली जुब्बा साहनी अभ्यारण्य है। बरैला सलीम अली जुब्बा साहनी अभ्यारण्य कहाँ है, तो बरेली में है, वैशाली में है, आप इसे याद रखेंगे। बरेली सलीम अली जुब्बा साहनी अभ्यारण्य कहाँ है, वैशाली में है। और अब हम बात करेंगे बक्सर की, तो बक्सर में बक्सर पक्षी विहार है। बक्सर पक्षी विहार कहाँ है, बक्सर जिला में है। और कैमूर में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, कैमूर में है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। बक्सर में बक्सर पक्षी अभ्यारण्य, और कैमूर में
जो है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। और अब हम बात करेंगे गया जिला की, तो गया जिला में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? गया जिला में है। और अब हम बात करेंगे पटना जिला की, तो पटना जिला में संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। और हम बात करेंगे राजगीर की, तो राजगीर में राजगीर अभ्यारण्य और पंत अभ्यारण्य, राजगीर अभ्यारण्य और पंत अभ्यारण्य आप इसे याद रखेंगे। पंत अभ्यारण्य कहाँ है? राजगीर में है। राजगीर अभ्यारण्य तो नाम से ही पता चल रहा है राजगीर में होगा। और अब हम बात करेंगे जमुई की, नकटी डैम और नागी डैम, नागी डैम और नकटी डैम जो है वह जमुई में है। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य, नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है, आप इसे याद रखेंगे। और अब हम बात करेंगे मुंगेर की, तो मुंगेर में है भीम बांध अभ्यारण्य, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में है, आप इसे याद रखेंगे। और अब हम बात करेंगे भागलपुर की, तो भागलपुर विक्रमशिला पक्षी विहार कहाँ है? तो वह भागलपुर में है। विक्रमशिला पक्षी विहार कहाँ है? भागलपुर में है। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो वह भी भागलपुर में है, आप इसे याद रखेंगे। और अब हम बात करेंगे कटिहार की, तो गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में, गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में, गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? कटिहार में है, आप इसे याद रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग बेगूसराय, तो बेगूसराय में है कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, जो कि बहुत ही चर्चा में रहा है। तो कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? बेगूसराय में, आप इसे याद रखेंगे। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं अब हम अगले मैप की ओर, तो बिहार के खनिज संसाधन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण की, वहाँ शोरा पाया जाता है। शोरा कहाँ पाया जाएगा? तो एक है पूर्वी चंपारण। और अब हम बात करेंगे सारण की, तो सारण में भी शोरा पाया जाएगा, शोरा सारण में भी शोरा पाया जाएगा, पूर्वी चंपारण में भी शोरा पाया जाएगा। और अब हम बात करेंगे कैमूर की, तो कैमूर में चूना पत्थर, चूना पत्थर कहाँ मिलेगा? कैमूर में मिलेगा। और चूना पत्थर आपको कहाँ मिलेगा? तो रोहतास में मिलेगा, रोहतास में। और आपको पायराइट, डोलामाइट और गंधक भी मिलेगा। और अब हम बात करेंगे औरंगाबाद में, तो औरंगाबाद में कोयला, कोयला कहाँ मिलेगा आपको? औरंगाबाद में मिलेगा। और गया की बात करें तो गया में अभ्रक, यूरेनियम और लिथियम, अभ्रक, यूरेनियम और लिथियम कहाँ मिलेगा? गया में। और नवादा की बात करें तो नवादा में अभ्रक मिलेगा। जमुई में क्वार्टर्स या पेल्सपार और सोना कहाँ मिलेगा? जमुई में मिलेगा। और अब हम बात करेंगे मुंगेर की, तो मुंगेर में सोपस्टोन मिलेगा, सिलिका सैंड मिलेगा, बॉक्साइड मिलेगा, क्वार्टर्स मिलेगा। और चीनी मिट्टी कहाँ मिलेगा? मुंगेर में मिलेगा। और चीनी मिट्टी और सीसा भागलपुर में मिलेगा, आप इसे याद रखेंगे। और अब हम बात करेंगे बेगूसराय में, तो बेगूसराय में भी शोरा मिलेगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले मैप में, तो अगला मैप है बिहार की नदियों के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गंडक नदी की, तो गंडक नदी, इसका उद्गम जो है गंडक नदी का उद्गम की हम बात करें तो उद्गम इसका जो है नेपाल में हुआ है, नेपाल हिमालय से। उद्गम कहाँ है गंडक नदी का? तो नेपाल हिमालय में है। इसका संगम कहाँ है? तो गंगा नदी में है, पहलेजा घाट के पास, गंगा नदी में पलहेजा घाट के पास। और यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो 640 किलोमीटर है, आप इसे याद रखेंगे। और अब हम बात करेंगे हम बूढ़ी गंडक की, तो बूढ़ी गंडक का उद्गम जो है सोमेश्वर पहाड़ी में है, चौतरवा और बिशमपुर पश्चिम चंपारण में है। सोमेश्वर पहाड़ी में याद रखिएगा, बूढ़ी गंडक की उद्गम स्थल है सोमेश्वर पहाड़ी। और संगम इसका होता है गंगा नदी में खगड़िया के पास में। यदि हम इसके लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अब हम बात करते हैं बागमती नदी की, तो बागमती नदी उद्गम इसका है शिवपुरी श्रेणी में इसका उद्गम होता है, हिमालय नेपाल में। शिवपुरी श्रेणी हिमालय नेपाल में इसका उद्गम होता है। और इसका संगम जो है कोसी नदी से हो जाता है बदला घाट के पास। कहाँ? बदला घाट के पास। इसकी यदि हम लंबाई की बात करें तो 589 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला हम बात करते हैं कमला नदी की, तो कमला नदी का उद्गम की हम बात करें तो महाभारत श्रेणी सिंघुलिया गढ़ी नेपाल से हुआ है। संगम इसका है कोसी नदी में बदला घाट के पास, इसकी लंबाई है 328 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे कोसी नदी की, तो कोसी नदी उद्गम है इसका नेपाल एवं तिब्बत में। संगम इसका होता है गंगा नदी में कुर्सेला कटिहार में। बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है? तो सुपौल जिला से, आप इसे याद रखेंगे। कोसी नदी का जो है बिहार में प्रवेश सुपौल नदी से है। अब हम बात करेंगे महानंदा नदी की। महानंदा नदी उद्गम इसका होता है दार्जिलिंग में इसका उद्गम होता है। और संगम इसका गंगा नदी में होता है गोडागारी घाट बांग्लादेश में। इसका कहाँ संगम होता है? बांग्लादेश में होता है। इसकी लंबाई की यदि हम बात करें महानंदा की तो 360 किलोमीटर है। अब बिहार में इसका प्रवेश होता है किशनगंज जिला से। और अब हम बात करेंगे गंगा नदी की, तो इसका उद्गम जो है गंगोत्री गोमुख उत्तराखंड में होता है, याद रखेंगे। कहाँ? गंगोत्री गोमुख उत्तराखंड में। और इसका संगम जो होता है वो बंगाल की खाड़ी में होता है।
बंगाल की खाड़ी में। और बिहार में इसका प्रवेश जो है बक्सर के चौसा के पास, बक्सर जिला में चौसा स्थान है, वहाँ से इसका प्रवेश होता है। अब बिहार में बाहर निकलती है कटिहार जिला से, प्रवेश करती है बक्सर जिला से और निकलती है कहाँ से, कटिहार जिला से। और बिहार में इसकी लंबाई की यदि हम बात करें तो वो 445 किलोमीटर है। और यदि हम कुल जिले की यदि इसकी बात करें तो यह 12 जिलों को क्या करती है, 12 जिलों से टच करते हुए वह निकलती है। अगला हम बात करेंगे अजय नदी की। तो अजय नदी जो है इसका उद्गम है देवघर झारखंड में और इसका संगम हो जाता है भागीरथी नदी में पश्चिम बंगाल में, आप इसे याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे क्यूल नदी की। तो क्यूल नदी का उद्गम जो है तीसरी पहाड़ी क्षेत्र गिरिडीह झारखंड में, इसका संगम गंगा नदी में सूरजगढ़ लखीसराय के पास हो जाता है। अब हम बात करेंगे पुनपुन नदी की। तो पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलती है, इसका भी संगम गंगा नदी में फतुहा के पास हो जाती है, फतुहा के पास इसका संगम हो जाती है, आप इसे याद रखेंगे। अगला हम बात करेंगे फल्गु नदी की। तो फल्गु नदी का उद्गम, जिसको हम निरंजना और मोहना के संगम गया में होता है, इसका उद्गम जो है निरंजना और मोहना के संगम गया में होता है और इसका जो संगम है वह पुनपुन नदी से हो जाता है। अब हम बात करेंगे सोन नदी की। तो सोन नदी का उद्गम जो है मैकाल पर्वत की अमरकंटक श्रेणी मध्य प्रदेश में है। सोन नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक श्रेणी मध्य प्रदेश से है। इसका संगम गंगा नदी में पटना के पास में हो जाती है। यदि हम इसके लंबाई की बात करें तो 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब बिहार में प्रवेश जो है सोन नदी का वह रोहतास जिला से है। अब हम बात करेंगे कर्मनाशा नदी की। तो कर्मनाशा नदी का जो उद्गम है वह कैमूर बिहार में है। और यदि इसका संगम की बात करें तो यह गंगा नदी चौसा के पास या गंगा नदी में मिल जाती है। अब हम बात करेंगे घाघरा नदी की, जिसको सरजू नदी भी कहा जाता है। उद्गम इसका मापचा चुंगो तिब्बत पठार से होता है, इसका संगम गंगा नदी में सारण के पास होता है। इसकी लंबाई 917 किलोमीटर है। बिहार में प्रवेश यह सिवान जिला से करती है, घाघर जिसको सरजू नदी भी कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले मैप की ओर, बिहार की नदी घाटी परियोजना के बारे में बात करते हैं। तो बिहार की नदी घाटी परियोजना से टोटल बिहार में सिंचित भूमि की यदि बात करें तो वह है 43.68 लाख हेक्टेयर। सबसे ज़्यादा यदि सिंचित जिला की बात करें तो वह अरवल जिला है, जो कि 86.85% है, जो बिहार की पहली नदी जोड़ योजना कौन है, कोसी मोची नदी जोड़ योजना है। बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है, आप इसे भी याद रखेंगे। बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करेंगे बिहार के प्रमुख जलप्रपात एवं झील के बारे में। तो गोखुर झील, जिसको हम सिमरी बख्तियारपुर झील भी कहते हैं, यह कहाँ है, तो यह सहरसा में है, आप इसको याद रखिएगा। इसका निर्माण जो हुआ है वो कजमुनिया, सरदिया, कुमीवी, गोबरा आदि झीलों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है सिमरी बख्तियारपुर झील का, जो कि सहरसा में स्थित है, इसको आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे कुशेश्वर स्थान झील का, जो कि कुशेश्वर स्थान झील जो है यह दरभंगा में है, आप इसको याद रखेंगे। यह मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। इसको वर्ष 1972 ईस्वी में झील को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो कुशेश्वर झील कहाँ है, यह दरभंगा में, आप इसे याद रखेंगे। गोखुर झील कहाँ है, तो गोखुर झील सहरसा में है, इसे भी याद रखेंगे। अब गोगाबिल झील जो है यह कटिहार में है, इसे आप याद रखेंगे। इस झील के आसपास छोटी छोटी और बहुत सारी झीलें भी हैं। और अब हम बात करेंगे बेगूसराय की कांवड़ झील की। तो बेगूसराय की कांवड़ झील यह 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बना हुआ है, फैला हुआ है। निर्माण इसका गंडक नदी के विसर्पण से हुआ है। कांवड़ झील का जो निर्माण हुआ है वह गंडक नदी के विसर्पण से हुआ है। यहाँ पे 106 प्रजाति के पक्षी जो हैं निवास करते हैं। और एशिया के सबसे बड़ी गोखुर झील जो है यह कांवड़ झील ही है, जो कि आर्द्रभूमि क्षेत्र भी इसको घोषित किया गया है। तो यदि आपसे पूछ ले कांवड़ झील कहाँ है, तो बेगूसराय, याद रखेंगे। और अब हम बात करेंगे ककोलत जलप्रपात की। तो ककोलत जलप्रपात जो है यह कोडरमा पठार से उतरने वाली धाराओं से बना है। ककोलत जलप्रपात नवादा में है, इसे याद रखेंगे। ककोलत जलप्रपात नवादा में है। और अब हम बात करेंगे ओखारिन कुंड जलप्रपात की। तो ओखारिन कुंड जलप्रपात जो है यह रोहतास में है और यह गोपत नदी के धाराओं से बना है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो ओखारिन कुंड कहाँ है, ओखारिन कुंड जलप्रपात जो है यह रोहतास में है। और सुखलदरी जलप्रपात की यदि हम बात करें तो सुखलदरी जलप्रपात जो है यह कनहर नदी के धाराओं से बना है और यह भी रोहतास में है, इसे भी आप याद रखेंगे। और अब हम बात करेंगे दुर्गावती जलप्रपात की, जो कि खादरकोह के नाम से भी जाना जाता है, दुर्गावती जलप्रपात। यह दुर्गावती जो है नदी उसी के जलधाराओं से बनी हुई है, यह भी रोहतास में है। और अब हम बात करेंगे धुआं कुंड जलप्रपात की। तो धुआं कुंड जलप्रपात जो है यह काव और धोवा नदी के धाराओं से बनी हुई है और यह जो है धुआं कुंड यह भी रोहतास में है। और अब हम बात करेंगे
खुआरी दाह जलप्रपात की, तो खुआरी दाह जलप्रपात जो है यह आसाने नदी के धाराओं से बनी हुई है। खुदारी दाह जो जलप्रपात है यह आसाने नदी की धाराओं से बना हुआ है और यह जो है रोहतास जिला में है। और अब हम बात करेंगे राकिम कुंड की, तो राकिम कुंड जो है गाय घाट जो नदी है उसकी धाराओं से बनी हुई है, यह भी रोहतास में है, आप इसे भी याद रखेंगे। और अब हम बात करेंगे जियार खंड की, तो जियार खंड जो जलप्रपात है यह फुलवरिया नदी के धाराओं से बनी हुई है। जियार खंड जो है यह भी रोहतास जिला में है, इसको आप याद रखेंगे। और अब हम बता दें आपको कि कांवर झील के पास शोध कार्य के लिए बर्ड बाइंडिंग स्टेशन की स्थापना की गई है तथा भागलपुर में बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। कांवर झील के पास बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है और भागलपुर में बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है, तो आप इसको एकदम याद रखिएगा, ये परीक्षा में आ सकता है। हम चलते हैं अगला मैप में, तो बिहार की मिट्टियों के बारे में हम जान लेते हैं। बिहार की मिट्टी, कौन सी मिट्टी कहाँ पे फैली हुई है, तो यदि हम तराई मिट्टी की बात करेंगे तो तराई मिट्टी जो है उत्तर नेपाल के सीमाओं क्षेत्र से, जैसे चंपारण से लेकर किशनगंज तक जो है यह क्षेत्र फैली हुई है। यहाँ धान और जूट के लिए यह प्रसिद्ध है। तो यदि हम बात करें इस क्षेत्र की, तो नेपाल से लगने वाले क्षेत्र, तो इसको भी याद करने का एक ट्रिक है जो मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। यहाँ से सबसे पहले जब हम चलेंगे वेस्ट से, तो सबसे पहले पश्चिम चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो एसएमएस, इसे आप याद रखेंगे। एसएमएस आया किसके पास, अरविंद केजरीवाल के पास। तो एसएमएस से हुआ, एस से हो गया सीतामढ़ी, एम से हो गया मधुबनी, एस से हो गया सुपौल और ए से हो गया अररिया और के से हो गया किशनगंज। तो ये 7 जिले जो हैं यह नेपाल से टच करती है। और अब हम बात करेंगे यही 7 जिले जो हैं, इसमें से 5 से 6 जिले जैसे कि चंपारण से लेकर किशनगंज तक जो है यह तराई मिट्टी की क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं खादर मिट्टी की, तो खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है जो सबसे उपजाऊ होती है और धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, जूट ये सब के लिए प्रसिद्ध है, जो कि पूर्णिया, कटिहार ये सब क्षेत्र में ये पाई जाती है। और हम बात करेंगे खादर मिट्टी बेल्ट का, तो खादर मिट्टी बेल्ट जो है ये देखिए यहाँ से लेकर के ये सब जो जितने भी क्षेत्र फैले हुए हैं ये सब खादर मिट्टी का क्षेत्र है, आप इसे याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे पर्वत पदीय मिट्टी की, तो पर्वत पदीय मिट्टी जो है बिहार के उत्तर पश्चिम में जो क्षेत्र है, जैसे कि पश्चिम चंपारण, तो पश्चिम चंपारण के क्षेत्र में पर्वत पदीय मिट्टी है। उत्तर पश्चिमी भाग हिमालयन मिट्टी, जिसको हम कंकरीले, पथरीले, कम उपजाऊ भावर क्षेत्र भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे जो है पश्चिम चंपारण में पर्वत पदीय मिट्टी पाई जाएगी। और हम बात करेंगे बांगर मिट्टी की, तो बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जो उपजाऊ होती है। यह धान, गेहूँ, मक्का, चना, अरहर ये सब के लिए ये प्रसिद्ध मिट्टी है और ये चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा ये सब क्षेत्र में पाई जाती है। बांगर मिट्टी को ही हम बलसुंदरी मिट्टी भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे लाल बलुई मिट्टी की, तो लाल बलुई मिट्टी जो है यह कम उपजाऊ मिट्टी होती है, यह कैमूर पठारी क्षेत्र में है, यहाँ पे लोहे की अधिकता होती है। तो लाल बलुई मिट्टी यह कैमूर वाले क्षेत्र में है, इसे आप याद रखेंगे। और अब हम बात करेंगे करैल या केवाल मिट्टी की, करैल जिसको स्थानीय भाषा में केवाल मिट्टी बोलते हैं, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, यह भी उपजाऊ मिट्टी होती है। रबी खरीफ ये सब के लिए ये जो है प्रसिद्ध मिट्टी है, यह पटना नालंदा में पाई जाती है, आप इसे याद रखेंगे। कैवाल मिट्टी पटना और नालंदा क्षेत्र में पाई जाती है। और अब हम बात करेंगे लाल पीली मिट्टी की, तो लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र देख लीजिए, ये रहा लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र जो कि झारखंड से लग रही है। तो लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है जो कि लोहा, ऑक्साइड ये सब के लिए प्रसिद्ध है। ये कम उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें मोटा अनाज भी होता है। बात करेंगे टाल मिट्टी की, तो टाल मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, टाल मिट्टी जो कि बिल्कुल गंगा के किनारे किनारे है। ये देखिए ये क्षेत्र जो है टाल मिट्टी का क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है टाल मिट्टी का क्षेत्र है। सबसे उपजाऊ मिट्टी है ये टाल वाली मिट्टी, जो कि 8 से 10 किलोमीटर गंगा के दक्षिण में फैली हुई है। गंगा के दक्षिण में ये 8 से 10 किलोमीटर का फैलाव जो है वह टाल मिट्टी का है। यहाँ पे मुख्यतः रबी फसल होता है और रबी फसल के लिए ये उपयुक्त है। अब हम बात करेंगे बिहार की चट्टानों के बारे में, तो हम बात करेंगे क्वाटनरी चट्टानों के बारे में। क्वाटनरी चट्टान जो कि हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में यह फैला हुआ है। क्वाटनरी क्षेत्र जो है, क्वाटनरी चट्टानें जो है ये हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में फैली हुई है। अब हम बात करते हैं टर्सरी या बलित चट्टानें की, तो हिमालय तराई क्षेत्र में यह फैली हुई है, हिमालय के जस्ट तराई क्षेत्र में यह फैली हुई है। टर्सरी या बलित चट्टानें जिला यह पश्चिम चंपारण में है, इसे भी आप याद रखेंगे। और अब हम बात करेंगे क्वाटनरी चट्टानें की, क्वाटनरी की चट्टानें की यदि हम बात करें तो क्वाटनरी चट्टान जो कि है
हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में फैला हुआ है, अभी मैं इसको बताया हूँ, हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में फैला हुआ है। धारवाड़ चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें की यदि हम बात करें, देख लीजिए इसको मैप में, धारवाड़ चट्टानें दक्षिण पूर्वी बिहार, जिला मुंगेर, जमुई, नवादा, ये सब में इसका फैलाव है। और यहाँ यदि हम खनिज संसाधन की बात करें तो यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, इसे भी आप याद रखेंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और अब हम बात करते हैं विंध्य समूह की चट्टानों के बारे में। विंध्य समूह की चट्टानों के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पुरानी चट्टान है विंध्य समूह की चट्टानें जो है यह सबसे पुरानी है। यह दक्षिण पश्चिम बिहार में फैली हुई है। यदि हम बात करें तो कैमूर जो है और सोन नदी घाटी जो है, इसमें खास करके रोहतास और कैमूर में यह फैली हुई है विंध्य क्रम की चट्टानें, आप याद रखेंगे। तो बिहार की सबसे यदि पुराने चट्टान की हम बात करेंगे तो यही हो जाएगा, कैमूर और रोहतास जिला में जो फैली हुई है विंध्य समूह की चट्टानें। अब हम बात करेंगे बिहार का भौगोलिक विभाजन का। तो मेनली बिहार के भौगोलिक विभाजन जो है वो तीन भागों में किया गया है। एक यदि हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे उत्तर पर्वतीय भाग आएगा, जो कि जिसमें शिवालिक श्रेणी की बात आएगी। तो इस क्षेत्र में शिवालिक श्रेणी, जिसको उत्तर पर्वतीय भाग कहेंगे, ये क्षेत्र आएगा। बीच के भाग को हम मैदानी भाग कहेंगे, गंगा का मैदानी भाग। और तीसरा क्षेत्र जो आएगा वो आएगा दक्षिण पठारी भाग की बात करेंगे। तो यहाँ पे खनिज का दिखता होगा, इसे भी आप याद रखेंगे। और हम अब अगले मैप में चलेंगे तो है बिहार के वन के बारे में। तो बिहार में मुख्यतः जो है वन की बात करें तो इसमें दो प्रकार के वन पाएंगे जाएंगे, एक आर्द्र पर्णपाती वन और एक शुष्क पर्णपाती वन। बिहार में दो प्रकार के वन पाए जाएंगे, एक आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरे शुष्क पर्णपाती वन, इसे आप याद रखेंगे। सबसे अधिक वनावरण की बात करेंगे तो है कैमूर में जो कि 1056 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। सेकेंड नंबर में है पश्चिम चंपारण, फर्स्ट में है कैमूर, आप इसे याद रखेंगे। सेकेंड में जो है यह पश्चिम चंपारण है, जहाँ 904.66 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। और यदि हम बात करें थर्ड में, तो थर्ड में रोहतास का नंबर है, जिसको आप याद रखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो तीन जिला इसको याद रखेंगे। फर्स्ट यदि वनावरण की बात करें तो कैमूर, सेकेंड बात करें तो पश्चिम चंपारण और थर्ड में आएगा हमारा रोहतास। तो हम बात करेंगे सबसे कम वनावरण की। तो सबसे कम वनावरण की यदि हम बात करेंगे तो वह है जहानाबाद में, आप इसे भी याद रखेंगे। और सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत की यदि हम बात करेंगे तो वह हो जाएगा जमुई में, आप इसे भी याद रखें। यदि प्रतिशत की बात करेगा तो जमुई उसमें प्रथम आएगा, और यदि पूरे क्षेत्र की बात करेगा तो कैमूर उसमें प्रथम आएगा। और अब हम बात कर लेते हैं आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में। वन ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में तराई क्षेत्र व सोमेश्वर और दून क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इस वन में यदि हम पेड़ की बात करें तो साल की वृक्ष, अशोक, केन, आम, जामुन आदि इन वनों के प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। अब हम सेकेंड बात करेंगे शुष्क पर्णपाती वन के बारे में। शुष्क पर्णपाती वन ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार में पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र व दक्षिण पठार के पश्चिमी क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियां पतझड़ के मौसम में गिर जाती है। इसमें साल, बांस, खैर, अमलतास, महुआ आदि इन वनों के प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। अब हम लोग अगला मैप करेंगे तो वह है बिहार के कृषि के बारे में। तो यदि अब हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं की यहाँ जो है गेहूं उत्पादन 4 से 4.5 मिलियन टन होता है बिहार में। अब हम बात करेंगे दाल की, तो दाल जो है, दाल में है मूंग, अरहर, मटर, खेसारी, ये सब जो है यहाँ पे उपज होती है। और मेनली पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, नालंदा, ये 4 जिले जो हैं वो दाल के अग्रणी उत्पादक हैं। और अब हम बात करेंगे मक्का की, तो मक्का जो है औसतन उत्पादन इसका 1.5 मिलियन टन होता है। पूरे देश का 10% मक्का बिहार में उपज होता है। और खगड़िया और सहरसा इसके लिए अग्रणी है अपने जिला में, अपने बिहार राज्य में, खगड़िया और सहरसा। और हम थर्ड बात करें गन्ना के लिए, तो गन्ना जो है 13 मिलियन टन उपज होता है। गन्ना के लिए मेनली जो है पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, आप इसे हम याद रखेंगे, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण गन्ना के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। और अब हम बात करेंगे चावल का, तो चावल लगभग सारे बिहार में चावल का उपज होता है। औसत उत्पादन की बात करें तो यह 5 मिलियन टन है। और सुगंधित चावल की बात करें तो वह 0.015 मिलियन टन है, इसे भी आप याद रखेंगे। और शहद की बात करें तो शहद औसत उत्पादन जो है 1300 मिलियन टन है। देश का 14%, पूरे देश का 14% जो शहद है वो अपने बिहार में ही उपज होता है। और मत्स्य की बात करें तो यह जो है 0.27 मिलियन लाख टन है। अब हम बात करेंगे अगला फल की, तो देश का
6.7% जो फल है वो बिहार में उत्पादन होता है, जिसका स्थान 6ठे नंबर पे है बिहार में। बिहार का स्थान 6ठे नंबर है फल उत्पादन में। लीची उत्पादन यहाँ पे 0.28 मिलियन टन होता है, जो देश का 71% लीची है वो बिहार में ही उत्पादन होता है। मखाना उत्पादन जो होता है 0.003 मिलियन टन, विश्व का 90%, देश का 85%, पूरे विश्व का 90% और अपने देश यानी इंडिया का 85% जो है मखाना बिहार में ही उत्पादित होता है। यहाँ पे हम बात करें तो 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई होता है। अनानास के मामले में बिहार 3rd नंबर पे है। आम 1.4 मिलियन टन, देश का 13%, 5वां स्थान है पूरे देश में बिहार का। तो इस प्रकार अब हम बात करेंगे सब्जी का। तो सब्जी पूरे देश का 9.8%, सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान 3rd है। औसत उत्पादन 8.6 मिलियन टन है। 11% क्षेत्र पर सकल बुआई फूल गोभी हाजीपुर वैशाली में उपज होता है। फूलगोभी का हाजीपुर वैशाली। प्रमुख सब्जी की यदि हम बात करें बिहार की तो आलू, प्याज, मटर, फूल गोभी, बैंगन ये सब हैं। प्रमुख जिले की बात करें उत्पादन के मामले में तो वैशाली, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, कटिहार और बेगूसराय अग्रणी जिले हैं। और अब हम बात करेंगे दूध उत्पादन की। दूध उत्पादन 4.06 मिलियन टन होता है। यहाँ पे नालंदा डेयरी है, इसे याद करेंगे। नालंदा डेयरी का निर्माण 2013 में हुआ है। और पूर्वी भारत का सबसे बड़ा डेयरी भी नालंदा डेयरी ही है। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा डेयरी नालंदा डेयरी है। और अब हम बात करते हैं अगले मैप की ओर। तो अगला मैप है बिहार के उद्योग के बारे में। तो बिहार का उद्योग जो है दरभंगा और समस्तीपुर में कागज़ उद्योग है, इसे भी आप याद रखेंगे। दरभंगा और समस्तीपुर में कागज़ उद्योग है, इसे याद रखेंगे। सेकेंड बात करें वैशाली हाजीपुर में, तो यहाँ पे प्लाईवुड कारखाना है। कहाँ? वैशाली में प्लाईवुड कारखाना है, इसे याद रखेंगे। और बात करेंगे अब हम पटना और मोकामा की। तो पटना जिला में जो है पटाखा उद्योग है। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा में है। और डेयरी उद्योग भी पटना में है, इसे भी आप याद रखेंगे। और अब हम बात करें लखीसराय की। तो लखीसराय में सिंदूर उद्योग है। यदि आपसे पूछ ले सिंदूर उद्योग कहाँ है तो याद रखेंगे लखीसराय में है। भागलपुर रेशम उद्योग, भागलपुर रेशम उद्योग। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर बंदूक कारखाना और सिगरेट कारखाना है। मुंगेर में जो है बंदूक कारखाना और सिगरेट कारखाना है। और अब हम बात करेंगे कटिहार की। कटिहार में जूट उद्योग और दिया सलाई उद्योग है। बरौनी की बात कर लें, थर्मल पावर स्टेशन और उर्वरक उद्योग है। और अब हम बात कर लेते हैं रोहतास की। तो रोहतास डालमिया नगर याद रखिएगा, जो कि सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रोहतास के डालमिया नगर जो है वो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और औरंगाबाद जो है यह खनन उद्योग है। यहाँ औरंगाबाद में खनन उद्योग है। और गया में जो है सूती वस्त्र उद्योग है, ये भी याद रखेंगे आप। तो इस प्रकार ये मैप हमारा कंप्लीट होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप सबों के लिए इसी तरीके का हमेशा वीडियो लाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।